Welcome everybody. I am Kamna from Hindi Ayam. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं से अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नाटक लिखने का व्याकरण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें दो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है नाटक लिखने का व्याकरण और दूसरा है कैसे लिखें कहानी। ये दोनों ही चैप्टर मैं आपको प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कवर कराऊंगी। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न, नाटक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जा सकता है उसे नाटक कहते हैं। अर्थात साहित्य की वह विधाएं, हम जानते हैं कि साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, काफी सारी साहित्य की विधाएं हैं। इसमें से वह विधा जिसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसके साथ साथ जहां अभिनय भी किया जा सके उसे नाटक कहते हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। दृश्य काव्य क्यों माना जाता है और दृश्य काव्य से क्या समझा जाए। दृश्य का मतलब होता है देखना, अर्थात साहित्य की वह विधा जिसे हम अपने सम्मुख देख सके, अभिनीत होता हुआ देख सके, मंचित होता हुआ देख सके, तो उसे दृश्य विधा का नाम दिया गया है। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक है उसे दृश्य काव्य माना जाता है। दृश्य काव्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हम आंखों के सामने उसे घटते हुए देखते हैं और उसको अभिनीत होते हुए देखते हैं। जो नाटक है वो रंगमंच की प्रमुख विधा है। इसे पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। नाटक बहुआयामी होता है क्योंकि इसे ना सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपितु देख भी सकते हैं। तो इसलिए नाटक जो है वो एक आयामी ना होकर बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नाटक में जो भी कैरेक्टर आपने लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि नाटक में पात्रों का बहुत महत्व है और नाटक में जो चित्रित पात्र हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? जैसे नाटक के जो पात्र हैं वो चरित्रवान होने चाहिए, आदर्शवादी होने चाहिए, पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि किसी नाटक में हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे पात्रों को ही जगह दें और जो भी हमारे पात्र हैं उनके बुरे पक्ष को उजागर ना करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो नाटक बोझिल और एकांगी हो जाता है, जो कि दर्शकों को अंतिम क्षण तक बांधे हुए नहीं रह सकता। चौथा हमारा है कि जो पात्र हैं वो जीवंत होने चाहिए और जीवन से जुड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पात्र हैं वो सभी हमारे जीवन से, बिल्कुल हमारे परिवेश से जुड़े हुए होने चाहिए और ऐसा ना लगे कि वो जीवंत ना हो। जीवंत मतलब उनको देखते ही हम स्वयं को उनसे कोरिलेट कर पाए, जोड़ पाए। वो हमारे जीवन के जितने भी आयाम हैं उनसे वो पात्र जुड़े हुए होने चाहिए, तभी वो हमें संजीदा लगेंगे और हम अपने आप से उसे जोड़ पाएंगे। अगला है, पात्र सामाजिक परिवेश से भी जुड़े हुए होने चाहिए। जो हमारे आसपास का वातावरण है उसी से जुड़े हुए पात्र अगर होंगे तो वो जो दर्शक हैं उस वर्ग को ज्यादा बांधे रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ऐसे पात्र ले लिए, जैसे हमने एलियन ले लिए या कुछ इस तरह के पात्र ले लिए जो कि हमारे सामाजिक परिवेश से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो दर्शकों को ज्यादा देर तक अपने में बांधे नहीं रह सकता। अगला है, पात्र कथानक से संबंधित भी होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी नाटक आप लिख रहे हैं या जो भी नाटक मंचित हो रहा है उसके जो भी पात्र हैं, जो नाटक की थीम है, जिस चीज के बारे में नाटक खेला जा रहा है, बुना जा रहा है, देखा जा रहा है, वो उससे संबंधित भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नाटक है रामायण का और पात्र उसमें डाल दिए गए महाभारत के, ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्र नाटक की जो थीम है, जो कथानक है, उससे संबंधित होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो भाषा हम नाटक में प्रयोग करें वो कैसी होनी चाहिए। तो नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल और सहज होनी चाहिए।
क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए, जिससे कि दर्शक उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। अगला है कि नाटक की भाषा शैली स्वाभाविक और प्रसंगानुकूल भी होनी चाहिए, कि किसी भी जो शब्दों का प्रवाह है, वो स्वाभाविक रूप से आना चाहिए नाटक के अंदर। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती ठूसा गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाषा शैली है वो पात्रों के अनुकूल भी होनी चाहिए, कि जो हमने नाटक लिखा है उसी नाटक के अनुसार भाषा शैली का भी प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बात करी कि नाटक अगर रामायण का है या नाटक अगर हमारे पुराने समय का है, पौराणिक नाटक है, तो उसकी भाषा शैली भी वैसी ही होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि पिताश्री, माताश्री इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे पुराने नाटकों में हुआ है, जो पौराणिक नाटक है। तो पात्रों के अनुकूल ही भाषा शैली भी होनी चाहिए। जैसे पात्र अगर राम का है तो भाषा शैली उसी के हिसाब से हो, और अगर रावण का है तो वहां पर भाषा शैली थोड़ी परिवर्तित होनी चाहिए। अगला है कि भाषा शैली विषय के अनुकूल भी होनी चाहिए। जो विषय चल रहा है, अगर करुण विषय है उस समय पर, तो जो भाषा शैली है वो करुणात्मक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एग्रेशन वाला पार्ट वहां पर चल रहा है नाटक का, तो भाषा शैली भी उसी हिसाब से बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर हम करुण रस को ला दें, ये बिल्कुल भी हमारे नाटक के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो जो भाषा शैली है वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए। जो विषय दर्शाया जा रहा है उस समय पर, खुशी का विषय है तो वो उसके अनुकूल हो, दुख का विषय है तो उसके अनुकूल हो, और अगर गुस्से का विषय है तो उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो भाषा शैली विषयानुकूल हो। अगला है भाषा शैली संवादों के अनुकूल होनी चाहिए। जो संवाद लिखे गए हैं उसके अनुसार ही हमें अपनी भाषा शैली को रखना चाहिए। और अंतिम है कि भाषा शैली सरस होनी चाहिए। सरस मतलब जो कि सुनने में अच्छे शब्द होने चाहिए और पाठकों को जोड़े रखे और कानों को भी चुभने वाली ना हो। अगला प्रश्न है, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं तो कहूंगी कि बोर्ड में आने लायक प्रश्न है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा कि इस प्रश्न जो हमने अभी यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने रखा है, इस प्रश्न में अगर ये आ जाता है कि नाटक और कहानी में अंतर बताइए, तो भी आप इसी को ही ले सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर नाटक का अगर हम किसी के साथ भी अंतर देखते हैं तो वो यहाँ लिखा जा सकता है। जैसे हमने दिया है कि साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाएं आती हैं, और नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। लेकिन नाटक और अन्य विधाओं में बहुत अंतर है, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहला अंतर क्या है कि नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, लेकिन किसी अन्य विधा को दृश्य काव्य नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि नाटक को हम अपनी आंखों के सामने अभिनीत और मंचित हुआ देखते हैं। इसलिए नाटक सिर्फ पढ़ने योग्य ही नहीं होता, नाटक देखने, पढ़ने और देखने, पढ़ने दोनों के योग्य होता है। और नाटक को हम सुन भी सकते हैं। कई बार रेडियो एफएम वगैरह पर बहुत से नाटक ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। तो नाटक बहुआयामी है, और इसलिए नाटक को ही केवल और केवल दृश्य काव्य कहा जाता है। अगला है, नाटक रंगमंच की एक ऐसी विधा है क्योंकि किसी भी अन्य विधा को रंगमंच के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। अतः नाटक ही रंगमंच की विधा है जिसे हम अभिनीत कर सकते हैं और मंच पर मंचित कर सकते हैं। किसी भी अन्य विधा को इस तरीके से रंगमंच पर नहीं उतारा जाता। तीसरा है, नाटक का अभिनय होता है जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं हो सकता। जैसे हमने कविता लिखी तो कविता का अभिनय हम नहीं कर सकते, या कहानी का अभिनय हम नहीं कर सकते। नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसका अभिनय भी किया जा सकता है। अर्थात अभिनय से मतलब क्या है कि उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला है, नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है, जबकि अन्य विधाओं को हम केवल पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। पांचवा है, नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है जबकि अन्य विधाओं में यह गुण नहीं होता। छठा है, नाटक का संबंध दर्शकों से है जबकि अन्य विधाओं का संबंध सिर्फ और सिर्फ पाठकों से है। यानी जो नाटक है वो दर्शक उसको देखते हैं, और जो हमारी अन्य विधाएं हैं वो सिर्फ पढ़ी जाती हैं, तो सिर्फ पाठकों से उसका संबंध है। लेकिन नाटक का संबंध पाठकों से भी और दर्शकों से भी। ऐसा नहीं कि जिसने नाटक पढ़ा है वो ही नाटक को देख सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने नाटक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हमें नाटक देखने अच्छे लगते हैं तो हम रंगमंच पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अंतिम है, नाटक एक दर्शनीय विधा है जबकि अन्य पाठनीय विधाएं हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में रखा जाएगा।
अगला प्रश्न है, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि सिर्फ उनका नाम लिखना है, नाटक के जो विभिन्न तत्व हैं उनका नाम लिखना है, तो आप इनका जो स्टार्टिंग के पॉइंट हैं, जो नाम है, सिर्फ आप उसे देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नाटक के विभिन्न तत्वों में से कहा जाए कि इस तत्व को आप व्याख्यायित कीजिए, तो आप वहां पर उसके बारे में भी लिखेंगे। जैसे नाटक के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है कथानक। कथानक या कथा वस्तु दोनों नामों से आता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कथानक क्या है और कथा वस्तु क्या है। तो कथानक क्या है कि नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। अर्थात नाटक जिस चीज पर आधारित है, किसके बारे में नाटक है, वो कथानक या कथा वस्तु कहलाता है। ये नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसी के आधार पर नाटक को हम आरंभ, मध्य और समापन 3 भागों में बांटते हैं। अर्थात किसी भी नाटक के 3 भाग होते हैं, आरंभ यानी शुरुआती दौर, और मध्य जो बीच की कहानी है वो, और अंत में समापन। समापन में हम नाटक को खत्म करते हैं। दूसरा है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। अब ये क्या है? पात्र योजना नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थात नाटक में हम जो भी पात्र रखते हैं, जो कैरेक्टर रखते हैं, वो किस हिसाब के हमें रखने चाहिए, जो कि जिससे नाटककार कथानक को गतिशीलता प्रदान करे। तो जो नाटक का उद्देश्य है वो पात्रों के द्वारा ही फलीभूत होता है। अगर पात्र योजना अच्छी होगी तो नाटक भी अच्छा होगा। और नाटक में एक प्रमुख पात्र होता है, यानी एक मेन होता है, और अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र को हम नायक या नायिका कहते हैं, और कई बार हम खलनायक को भी लेते हैं, जो कि नाटक में द्वंद या टकराहट पैदा करता है, और हंसी मजाक अगर कोई करता है तो उसे विदूषक की संज्ञा भी दी जाती है। तीसरा है संवाद योजना अथवा कथोपकथन। इसका मतलब क्या है कि संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत, या नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत को हम संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। जो आपस में डायलॉग्स डिलीवरी है वो संवाद कहलाती है। और संवाद नाटक का बहुत ही प्रमुख तत्व है, क्योंकि इसके बिना हम नाटक की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संवादों के द्वारा ही हम नाटक को समझते हैं। पात्रों के मन के जो भी भाव हैं वो संवादों से ही प्रकट होते हैं, और दर्शक वर्ग भी संवादों से ही उन्हें अपने अंदर और दर्शक वर्ग भी जो है वो संवादों को से ही समझता है कि नाटक में आखिरकार जो नाटककार है वो क्या कहना चाह रहा है। जो नाटक में संवाद है वो बहुत ही सहज, सरल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। जैसा पात्र है उसके संवाद भी ऐसे ही होने चाहिए। संवाद सरल भी होने चाहिए, जो कि दर्शक वर्ग को समझ में आए। स्वाभाविक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ठूसे गए हों या थोपे गए हों, और सहज भी होने चाहिए। अगला है अभिनेयता। अभिनेयता नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि अभिनय के द्वारा ही का मंच पर हम नाटक को मंच पर उतारते हैं, और अभिनेता के कारण ही नाटक अभिनय के योग्य बनता है। यानी नाटक में जो भी हमने नाटक लिखा है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो मंच पर अभिनय किया जा सके। ठीक है, अगर वो अभिनय के लायक नहीं है तो उसके लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। और फिर आता है हमारा उद्देश्य, यानी साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, और नाटककार अपने पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट भी करता है, क्योंकि हर नाटक का एक उद्देश्य होता है, हर रचना का एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही नाटक का भी उद्देश्य होता है। जैसे आधुनिक जो नाटक लिखे हुए हैं वो आधुनिक समाज में जो भी विषमताएं आ रही हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके उद्देश्यों को लेकर चलती हैं। या पुराने समय में जो नाटक लिखे गए वो उस समय की चीजों को उजागर करते हैं, तो उनका उद्देश्य भी उसी तरीके का है। अंतिम है भाषा शैली। भाषा शैली नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करता है। और नाटक की जो भाषा शैली है वो सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रों के अनुकूल और प्रसंग के भी अनुकूल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कथानक को कितने भागों में बांटा जाता है? ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है या 2 में भी आ सकता है, अगर पूछा जाएगा तो। कथानक को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभ, मध्य और समापन। आरंभ हम किसको कहते हैं? आरंभ कहते हैं जब हमारा नाटक शुरू होता है, उस समय की चीजों को आरंभ के अंतर्गत रखा गया। मध्य में जो भी पूरी कहानी चलती है, प्लॉट जो हमारा चलता है, कथानक जो चलता है वो मध्य में आता है, और समापन में जब हम नाटक का कंक्लूड करते हैं उसको, तो वो समापन के अंतर्गत आता है।
अंतिम प्रश्न है हमारा, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? अब स्वीकार से क्या मतलब है कि नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है, और नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक बहुत ही सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर यही चीज है, स्वीकार का मतलब क्या है कि नाटक में अगर सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखाई जाएंगी तो नाटक नाटक नहीं रहेगा, वो एकांगी हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। क्योंकि नाटक में स्वीकार के साथ साथ हमें अस्वीकार तत्वों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अस्वीकार से मतलब है ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हम अपने समाज में देखते हैं, लेकिन उन चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। तो गलत चीजों को भी हमें नाटक में, जो विचार, जो नेगेटिविटी या जो नेगेटिव विचार हमारे समाज में है, वो भी हमें नाटक में दिखाने पड़ते हैं, जिससे कि स्वीकार और अस्वीकार दोनों विचारों का जब आपस में मेल होता है तो उसमें टकराहट पैदा होती है। ठीक है, और रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। इसका मतलब यही है कि वर्तमान में जो असंतुष्टि है, छटपटाहट है, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व हैं, उनके समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। ये चीजें भी हमें अपने नाटक में रखनी पड़ती हैं, तभी हमारा नाटक जो है वो सशक्त बनेगा। क्योंकि अगर हमने एक ही पक्ष को अपने नाटक में रखा तो हमारा नाटक उस दूसरे पक्ष को समाज के सामने नहीं ला पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है बोझिल बनता जा रहा है। और यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसका मतलब भी यही है कि यदि हम राम को पसंद करते हैं तो रावण के जो दुर्गुण हैं उन्हें भी हमें समाज को दिखाने के लिए नाटक का आश्रय लेना पड़ता है। और ऐसे ही हिरण्यकश्यप का क्या चरित्र है, क्योंकि समाज में हर तरह की व्यक्ति है, समाज में अगर अच्छाई है तो बुराई भी विद्यमान है, और हमें अपने नाटक में किसी भी नाटककार को दोनों तत्वों का समावेश करना आवश्यक है, तभी नाटक दर्शनीय होता है, सशक्त होता है। और इसके विपरीत जब जब किसी विचार, व्यवस्था या तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है तो नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर समस्या है उसे हमने ऐसा का ऐसा ही अपने अगर नाटक में लिख दिया तो वो लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जब तक हम उस समस्या की जड़ नहीं दिखाएंगे, उस समस्या से कैसे हमारा समाज ग्रसित हो रहा है वो नहीं दिखाएंगे, और लोगों का उस समस्या के बारे में क्या रुझान है, क्या लोगों के विचार हैं, जब तक हम वो नहीं दिखाएंगे, उन चीजों को भी अपने नाटक में शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा नाटक लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार मैंने अपनी इस वीडियो में नाटक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने थे, उन सभी प्रश्नों को संग्रहित करने का और सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको नाटक लिखने का व्याकरण जो आपका पाठ है, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर सहजता से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका उत्तर जल्दी ही दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद मिलते हैं आने वाली वीडियो में जिसमें कहानी का व्याकरण मैंने समझाया है। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।